हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, यह वॉल्यूम 1 है, प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। इसके बाद हम लोग एडिटोरिया, किरण और ज्ञान बिंदु का हम लोग अपलोड कर देंगे। जितना भी सेट आएगा बाजार में उसको हम बनाकर अपलोड कर देंगे। जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, इसमें लगभग 17 सेट हम लोग अपलोड कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं 17/12/2023 का हल प्रश्न पत्र। मात्र 2-3 सेट बचा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो यह हो जाता है राजस्थान। दूसरा नंबर है कि चॉइस द फ्लोइंग सेंटेंस इन द इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे। तो यह हो जाता है बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है? तो यह हो जाता है, तीसरा का हो जाता है बी, सीजियम CS। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है? तो यह हो जाता है 4 के हो जाता है ए, चाल स्थिर रहती है। 5 नंबर है कि निम्नलिखित निवारक विरोध अधिनियम के को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यह हो जाता है 5 के हो जाता है ए। ठीक है, पहले हो जाता है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, उसके बाद हो जाता है विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम, और उसके बाद हो जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और उसके बाद हो जाता है स्वव्यापक औषधि और मानव प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारक अधिनियम। ये सब हम लोग डिस्कशन में हम लोग देख लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। डिस्कशन में हम लोग देख लेंगे। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमक्षकीय द्रव को अलग करने की विधि है? तो यह हो जाता है 6 के हो जाता है ए, पृथककारी कीप के प्रयोग से। 7 नंबर है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो 7 के हो जाता है ए, जूट। 8 नंबर प्रश्न है कि कॉपर को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो 8 के हो जाता है बी, SO2। 9 नंबर है कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो 1498 में। 10 नंबर है कि गंगा के मैदान में नवीन जो लोड मिट्टी को खाली स्थान कहते हैं, तो यह खादर हो जाएगा, पुरानी मिट्टी को बांगर। 11 नंबर मैथ का प्रश्न है, 11 का हो जाता है सी, इसको डिस्कशन में देख लीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 नंबर है कि प्रयाग प्रस्ती का रचनाकार कौन थे? तो 13 का हो जाता है बी, हरिसेन। 14 नंबर है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए एवं विकल्प को चुनिए। तो यह हो जाता है 14 का हो जाता है बी, ए और बी दोनों। कुष्ठ रोग और टिटनेस, हैजा और मस्तिष्का वर्ण शोथ। ठीक है, 15 नंबर का डिस्कशन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो यह हो जाता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 16 नंबर है कि 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपने मुख्य एवं तत्कालीन कारण क्या था? तो 16 का हो जाता है सी, भुगतान संतुलन का संकट। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो यह हो जाता है 17 का हो जाता है ए, 3 और 4। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं, और दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं, बाकी सब लेते हैं। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य और संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य। 18 नंबर प्रश्न है कि अकरा राजधानी है? तो यह हो जाता है 18 का हो जाता है ए, घना के। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गुरूर चलाया था? तो 19 का हो जाता है ए, CBI ने चलाया है। 20 नंबर है कि एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनें।
तो यह हो जाता है 20 का हो जाता है सी। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। 21 नंबर है कि बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, तो यह हो जाता है पंचायती राज से। 22 नंबर है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, तो 22 के हो जाता है सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। 23 नंबर है कि फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की, तो 23 के हो जाता है डी, मिरायोवो और आबेसिए। 24 है कि वाहनों को रखने का साधन वाकांश के लिए शब्द है, तो 24 के हो जाता है सी, तुनीर। 25 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही सेड टू मी माई कयून हैज ड्रॉइंग दिस पिक्चर, तो यह हो जाता है 25 के हो जाता है ए, ही टोल्ड मी दैट इज कॉजिन हैड ड्राइंग दैट पिक्चर। इसको देख लीजिएगा। 26 नंबर है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, तो 26 के हो जाता है ए, कला से। अब हम लोग देखते हैं 27 का कि निम्नलिखित में से अनपचीय शकरा है, तो 27 के हो जाता है बी, सुक्रोज। 28 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो 28 का हो जाता है बी, अनुच्छेद 167। 29 नंबर है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशेषित वसा का वहन किया जाता है, तो 29 का हो जाता है बी, लसिका के द्वारा। 30 नंबर प्रश्न है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है, तो 30 के हो जाता है सी, स्कंदन। 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समकों के स्रोत है, तो 31 के हो जाता है डी। ठीक है, 1 2 3 चारों है, सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट। 32 नंबर है कि प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था, तो यह हो जाता है राजगीर। 32 का हो जाता है सी। 33 है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोवा जनित रोग है, तो यह हो जाता है 33 का हो जाता है सी, काला ज्वर। 34 नंबर है कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी, तो यह हो जाता है ग्रेट नोएडा। 35 नंबर है कि वायु में ध्वनि तरंगे विचलन करती है, तो यह हो जाता है डी, केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के द्वारा तरंग के रूप में। 36 नंबर है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर बनाने वाला कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्णय लिया है, तो यह हो जाता है माया। 27 नंबर है कि वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है, तो यह हो जाता है 37 का हो जाता है बी, दमन एवं दीव। ठीक है, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है। 38 नंबर है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो 38 के हो जाता है डी, कुआलालंपुर। 39 नंबर है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, तो यह हो जाता है 39 के हो जाता है डी, 500। 40 नंबर है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो यह होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, 41 नंबर है कि राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो यह हो जाता है एनएनपी और नीचे है एमपी। 42 नंबर है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो यह हो जाता है 42 का हो जाता है डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। 43 नंबर है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो यह हो जाता है सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राज पाटिल का संबंध किस खेल से है, तो यह निशानेबाजी से।
45 नंबर है कि कुमार पोस्ट पर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थे? तो कैप्टन शिवांगी चौहान है। 46 मैथ का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। 46 का हो जाता है डी। 47 नंबर है कि इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो 47 का हो जाता है ए एंड्रेनालिन को। 48 नंबर है कि समुद्री जैव विभिन्नता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? तो यह हो जाता है जामनगर में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो 49 का हो जाता है बी 2000 में। 50 नंबर है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है? तो 50 के हो जाता है बी भाग 7 में। 51 है कि वे प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशा को सही दर्शाया जाता है? तो यह दर्शाया जाता है खाली स्थान प्रक्षेप कहलाता है। तो 51 के हो जाता है ए दिंग सीए। 52 नंबर प्रश्न है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो यह हो जाता है 52 के हो जाता है ए भारत चीन सीमा। नेक्स्ट है कि यदि सीमांत उपभोक्ता MPC 0.8 है तो गुणांक का मान होगा? तो 53 के हो जाता है ए 5। 54 नंबर का मैथ का है, तो यह हो जाता है 54 का हो जाता है डी। 55 नंबर है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो 55 के हो जाता है डी अब्दुल कलाम आज़ाद। 56 नंबर है कि 56 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाता है ए 2 पाई AB। ठीक है। 57 नंबर है कि यदि बहुत ठंडे मौसम में एशियन नीम में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो 57 के हो जाता है डी सफ़ेद एशियन के स्लेटी एशियन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। 58 नंबर है कि नॉर्वे शतरंज क्विज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो 58 के हो जाता है डी कुकेश ने। 59 नंबर है कि मूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति है, ठीक है, उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है? तो यह हो जाता है 59 का हो जाता है सी धनात्मक। 60 नंबर है कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को खाली स्थान कहते हैं? तो यह हो जाता है मिश्रित कृषि, यह हो जाता है फसल चक्र। ठीक है, फसल चक्र हो जाता है। 61 नंबर है कि रुपया मुद्रा है, तो रुपया मुद्रा है तो यह हो जाता है इंडोनेशिया के। 62 नंबर है कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो यह हो जाता है कार्यशील पूंजी। 63 नंबर है कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12 और 2019 से 20 में विशुद्ध राज घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी, तो 63 के हो जाता है ये 13.5%। 64 नंबर है कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो यह हो जाता है वत्स की। 65 नंबर है कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है, तो 65 के हो जाता है ए कुल किनारा और कुल वंश। ठीक है, हिंदी का प्रश्न है। 66 नंबर है कि रूस की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो 66 के हो जाता है डी बेस्ट लियोस की संधि। 67 नंबर है कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 67 के हो जाता है डी एक के बराबर या कम होता है। 68 है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर आता है तो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खाली स्थान जाता है, तो यह हो जाता है 68 का ए खुल जाता है। 69 नंबर है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों एवं प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है, तो 69 के हो जाता है डी उदागीकरण। 70 नंबर है कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, तो यह हो जाता है हिमाचल प्रदेश। 71 नंबर है कि मानव
विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है? तो 71 के हो जाता है सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। 72 नंबर है कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं? तो यह 72 का हो जाता है ए, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। 73 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो 73 के हो जाता है ए, सर जॉन शोर। 74 नंबर है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है? तो यह स्टील में। 75 नंबर है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो यह हो जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसको देख लीजिए, मैथ है, इसको डिस्कशन में देख लेंगे। 77 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो यह हो जाते हैं विनोबा भावे। 78 नंबर प्रश्न है, 78 नंबर है कि निम्नलिखित जिले में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो 78 के हो जाता है सी, बेगूसराय। बाकी सब पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर है। 79 है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना को लेखक कौन था? तो 79 के हो जाता है ए, मेंट्यूंग। 80 नंबर है कि भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम क्या है? तो 80 के हो जाता है ए, भूरिया समिति। 81 नंबर है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है? 81 का हो जाता है ए, सूचना का अधिकार। 82 नंबर है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है? तो यह हो जाता है पक्षमाभिपेशीय के द्वारा। 83 नंबर है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 12। 84 है कि भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना 2011 में साक्षरता दर तीसरे सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा था? तो यह हो जाता है 84 का हो जाता है डी, गोवा। 85 नंबर मैथ का प्रश्न है, ठीक है। 85 नंबर का हो जाता है सी। 86 नंबर है कि निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं? तो 86 के हो जाता है ए, ठीक है। पहले हो जाता है रामानुज 4, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य, उसके बाद तुलसीदास। 87 नंबर है कि सोलमन 2.0 किसने शुरू किया है? तो 87 के हो जाता है ए, नौसेना। 88 नंबर है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 88 के हो जाता है ए, हीरो मोटर कॉर्प। 89 नंबर है कि अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो यह हो जाता है ब्रिटिश और सिरोदौला। 90 नंबर है कि प्लेइंग इट माई वेव की रचना किसने की थी? तो 90 का हो जाता है ए, सचिन तेंदुलकर। 91 नंबर प्रश्न है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो यह हो जाता है 1615। 92 नंबर है कि मंगल पांडे किस पैदल सेना नेवेटिंग से संबंधित है? तो 34वें नेवेटिंग इन्फेंट्री। 93 नंबर है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो यह हो जाता है 358। 94 नंबर है कि बैला डीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाता है कॉपर के लिए, नहीं सोना के लिए। 96 नंबर है कि प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो यह हो जाता है पनडुब्बी से। 96 नंबर प्रश्न है कि कांस्य पदक किसका मिश्रण है? तो यह हो जाता है, ठीक है, कांस्य पदक किसका मिश्रण है? तो यह हो जाता है Cu + Sn, ठीक है। इधर हो गया 95, कांस्य प्लस Cu + N, तांबा और टीन। 97 नंबर है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी में मिलती है? तो यह हो जाता है कुरुसेला। 98 नंबर है कि निम्न में से किस संस्था को RBI विनियमन नहीं करता है? तो यह हो जाता है 98 का हो जाता है बी, उपकरण एवं निवेश संबंधित संस्थाएं। 99 नंबर है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ, ठीक है। 100 नंबर है कि पश्चिमी घाट में प्रचलित केंद्र मुख क्या है? तो यह हो जाता है पर्वत शिखर, ठीक है।
अब हम लोग पहला का डिस्कशन देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 शीर्ष राज्य, सबसे पहला है राजस्थान 3,42,239 किलोमीटर, मध्य प्रदेश है 3,08,252 किलोमीटर, महाराष्ट्र है 3,07,713 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश है 2,40,298 किलोमीटर और गुजरात है 1,96,024 मीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य तथा सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, जबकि सबसे छोटा लद्दाख लक्षद्वीप है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। ठीक है। तीसरा नंबर से देखते हैं कि सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तथा F- सर्वाधिक फ्लोरीन है। फ्लोरीन, ठीक है, F फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सीजियम एक रासायनिक तत्व है जिसे CS के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक 55 है। यह सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व है। क्लोरीन सर्वाधिक विद्युत बंधुता वाला तत्व है। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है और विद्युत ऋणात्मक तत्व है I है, फिर उसके बाद Br, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है, F है। लिथियम Li सबसे हल्का धातु तत्व है। 4 का डिस्कशन है कि एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहता है। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग, संवेग और त्वरण सदिश राशि है। जिसमें वह लग रहा है उसे सदिश राशि। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है कि निवारक निरोधक अधिनियम को काल अनुक्रम व्यवस्थित है। ठीक है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, फिर उसके बाद है विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम, फिर उसके बाद हो जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आगे है स्वव्यापक औषधि और मानक प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारक अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम MISA वर्ष 1971 ईस्वी में संसद द्वारा पारित एक कानून था। विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियां के रोकथाम अधिनियम, ठीक है, 1974 में बना और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA 1980 में सर्वाधिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने हेतु बनाया गया एक निवारक निरोध कानून है। व्यापक औषधि और मानव प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारक अधिनियम NDPS वर्ष 1985 में बना। 6 नंबर का डिस्कशन है कि पृथककारी की अमिश्रीय द्रव को अलग करने के एक विधि है। प्रयोगशाला में कांच के बने पदार्थ एक टुकड़ा जिसे पृथककारी कीप कहा जाता है। इसका उपयोग तरल निष्कर्षणों में मिश्रण के घटकों को अलग अलग घनत्व वाले 2 अपमिश्रणीय विलायक चरणों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। जब 2 अपमिश्रणीय द्रवों को पृथककारी कीप में रखा जाता है तो 2 परतें दिखाई देती है। आगे है कि पराभाजी अवशासन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इस विधि के द्वारा खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि अलग किया जाता है। निरस्तरण के द्वारा विलयन में जमा ठोस से एक तरल परतों को हटाकर मिश्रण को अलग किया जाता है, जैसे कि रेत और जल के मिश्रण का पृथक्करण। आगे है छननो विधि का उपयोग आटे से चोकर, बजरी से रेत, विभिन्न आकार के मोती आदि को अलग करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 7 का डिस्कशन कि गंगा के निचले मैदान जूट फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। गंगा के निचले मैदान क्षेत्र कुल बेसिन क्षेत्र का लगभग 8% है और पूरी तरह से पश्चिमी बंगाल के 15 जिले में निहित है।
ठीक है। जूट की खेती के लिए जलोढ़ या दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है। दुनिया की लगभग 85% जूट की खेती गंगा डेल्टा में केंद्रित है। जूट एक रेशेदार फसल है जिससे बोरे, रसिया और कालीन, कपड़े आदि बनाए जाते हैं। जूट की उत्तम कृषि के लिए 25 डिग्री से 37 डिग्री का उच्च तापमान और 150 से 200 या अधिक औसत वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। पश्चिम बंगाल देश के कुल जूट का उपज का लगभग 80% उत्पादन करता है। बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि अन्य प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। जूट की फसल तैयार होने में 10 से 11 महीने लगते हैं, 11 माह लगते हैं। ठीक है। आगे है कि 8 नंबर है कि कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर SO2 मुक्त होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए, समीकरण है तांबा साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह आर्द्र हवा में धीरे धीरे भास्मिक कार्बोनेट में परिणत हो जाता है। यह तनु HCl का कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, परंतु सांद्र HCl से प्रतिक्रिया कर क्लोराइड का निर्माण करता है। यह ठंडे तथा तनु H2SO4 के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तांबा तन्य आघात वर्ग तथा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। 9 का डिस्कशन है कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कालीकट में भारत आया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाल खोजकर्ता थे। वह समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां से इसका स्वागत हिंदू शासक जोमेरिन, यहाँ वंशगत उपाधि थी, राजा का नाम अज्ञात है, ने किया। वास्को डी गामा जिस मसाले को लेकर वापस स्वदेश लौटे वह पूरी यात्रा के कीमत के 60 गुना अधिक दामों पर बिका। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आया और 24 दिसंबर 1524 में कोच्चिन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी। 10 का डिस्कशन है कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहा जाता है वह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। यह प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं, जिसमें कंकर एवं कैल्शियम कार्बोनेट भी होते हैं। इसका रंग काला एवं भूरा होता है। इसका विस्तार नदी के बाट के मैदानी क्षेत्र के ऊपरी भाग में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल का 43.4% भागों पर लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर देख लीजिए, मैथ का प्रश्न है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर का कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 2024 का आधिकारिक विषय है ग्रह बनाम प्लास्टिक। पहली बार वर्ष 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था और 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस तथा बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 13 का डिस्कशन है कि प्रयागपरस्ती का रचनाकार हरिसेन था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन प्रयागपरस्ती लेख के 7वें श्लोकों में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है तथा 4थे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख है। प्रयागपरस्ती में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बताया गया है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारत का उल्लेख मिलता है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं ऋतु संहार, कुमार संभवत, मेघादूत और मालविकानी मित्रम तथा अभिज्ञान संकुतलम है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। वान भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी, जिसमें अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या की चर्चा है। 14 का डिस्कशन है कि कुष्ठ रोग, टिटनेस और हैजा और मस्तिष्का वर्णोशोष जीवाणु जनित रोग है। कुष्ठ या कोट एक संचारणशील रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेपी नामक जीवाणु से फैलता है। यह आनुवांशिक रोग नहीं है। इस रोग के ऊतकों का अपक्षय होने लगता है। इस रोग के रोकथाम के लिए MDT दवाई का उपयोग किया जाता है। टिटनस को लॉकजो या धनु कष्टकार कहा जाता है। यह रोग
क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इसके उपचार हेतु पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए तथा बचाव के लिए टिटैविक या ATS का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। हैजा बिरबिलो कोरोला नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके उपचार हेतु हैजा का टीका लगवाना चाहिए और पीने के पानी को क्लोरोजोन से शोधित करनी चाहिए। मस्तिष्का वर्ण शोथ या मेनिंजाइटिस मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन है। आगे हम लोग देखते हैं इसी में है कि यह सूजन बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों से संक्रमण के कारण होती है। निमोनिया रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होती है। मोतीजहर तीव्र ज्वर एवं सालामोनिस टाइफोस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। पोलियो रोग नियासंदी विषाणु के कारण होता है। रेबीज या हाइड्रोफोमिया विषाणु पोलीमिलिटिस विषाणु जनित रोग है। 15 का डिस्कशन देखते हैं कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य उत्तर से दक्षिण राज्य की लंबाई 345 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 से उत्तरी अक्षांश एवं 27 डिग्री 31-15 उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 है और फिर 50 है पूर्वी देशांतर और 88 डिग्री 17 40 से पूर्वी देशांतर। बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट लगभग 53 मीटर है। बिहार का भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है जो देश के कुल जनसंख्या का 8.60% धारण करता है। 16 का डिस्कशन है कि 1991 में भारत में अधिक सुधारों को अपने मुख्य या तात्कालीन कारण भुगतान संतुलन का संकट था। वर्ष 1991 में भारत के विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋणों के भुगतान करने के लिए स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात हेतु रखे गए विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD जिसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के शर्तें के अनुसार नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नई आर्थिक नीति को 2 उप समूहों में अस्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय में विभाजित किया गया। अस्थायित्वकारी उपाय अल्पकालीन होते हैं जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। संरचनात्मक सुधार दीर्घकालीन उपाय है जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। 24 जुलाई 1991 में उदारीकरण नई आर्थिक नीति की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण का जनक माना जाता है। इस दृष्टि से भारत सरकार ने अनेक नीति प्रारंभ की जिनका 3 उपवर्ग है। पहला है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 17 नंबर का डिस्कशन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही ये सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सके। महाभियोग संबंधित आरोप संसद के किसी भी सदन में से लाया जाता है, परंतु ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है। यह नोटिस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऐसे स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर
अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है जिसमें इन आरोपों की जांच हो सके। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। यदि दूसरे सदन के द्वारा इन आरोपों को सही पाया जाता है तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्तावित कर दिया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है तथा राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की इस तिथि में पद से हटाना पड़ता है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 18 का डिस्कशन है कि आकरा घाना की राजधानी और सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। घानियन सेंडी घाना की मुद्रा है। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्टा था। पश्चिम अफ्रीका का एक देश घाना है। घाना गणतंत्रक गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में से जुड़ा हुआ है। सेनेगल की राजधानी डकार तथा मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CSA फ्रैंक है और ट्यूनिस की राजधानी ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है तथा मुद्रा ट्यूनिसिया है। ट्यूनिसिया दिनार है। ट्यूनिसिया दिनार ब्रिटिश पाउंड है। युगांडा की राजधानी कंपाला था तथा मुद्रा सीलिंग है। ठीक है, मुद्रा सीलिंग। 19 का डिस्कशन है कि सीबीआई ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय लिंक वाले ड्रग कंट्रोल का भंडाफोड़ करने हेतु इंटरपोल और राज्य पुलिस के साथ मिलकर एक व्यापक ऑपरेशन गरुड़ चलाया। CBI की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी और CBI कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में शक्ति मिली। CBI की उत्पत्ति भारत सरकार के द्वारा 1941 में अस्थायी विशेष पुलिस स्थापना से हुई है। इसका आदर्श वाक्य उद्यम निष्पक्षता और ईमानदारी है। 20 नंबर का डिस्कशन है कि एक दूरदर्शी में अभिव्यक्त उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का प्रयोग लाभकारी है क्योंकि परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं हो पाता एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। परवलयीय दर्पण का उपयोग निम्न है। पहला है कि परावर्तन दूरबीन और सौर भट्टियों में प्रकाश इकट्ठा करने हेतु। दूसरा है कि फ्लैश लाइट, सर्च लाइट, स्टेज स्पॉट लाइट तथा कार हेडलाइट में ठीक है। आगे है कि वह लेंस जो बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठों में घिरा हो उत्तल लेंस कहलाता है और यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है तथा प्रकाश की किरणें अभिसारित करता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस के निम्न उपयोग हैं। मानव नेत्र के लेंस में, दूरदृष्टि के दोष के निवारण में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में एवं रीडिंग ग्लास में। 21 नंबर का डिस्कशन है कि बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज से संबंधित है। यह समिति वर्ष 1957 में योजना आयोग के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई है। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें निम्न सिफारिशें थी। पहला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद जन सहभागिता सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका पंचायती राज को माना गया। पंचायतों की त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ग नंबर है कि सरकार का कार्य केवल मार्गदर्शन, निरीक्षण तथा उच्च स्तर की योजना बनाने तक सीमित रखने एवं योजनाओं के संचालन का कार्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सौंपने की बात कही गई। घ है कि पंचायती संस्थाओं के प्रभावी कार्यक्रम हेतु उन्हें पर्याप्त संसाधनों और स्थानीय किए जाने चाहिए और भविष्य में शक्तियों में विकेंद्रीकरण की बात की गई।
22 का डिस्कशन है कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। व्यवसायिक बैंकों को व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंक भी कहते हैं। वाणिज्य बैंक विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कि जमा स्वीकार करना, दूसरा है अग्रिम ऋण देना और तीसरा है शाख निर्माण, चौथा है व्यवसाय या रोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और पांचवा है एजेंसी सेवाओं और ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना। देश के बैंकिंग संस्थानों में दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है अनुसूचित बैंक, दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वह है जिसका नाम रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची द्वितीय में शामिल किया गया है। और आगे है गैर अनुसूचित बैंक को दूसरी अनुसूची में स्थान नहीं मिलता है। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर का डिस्कशन कि फ्रांस के दो नेता मिरासो और आवेसियस ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की। मिराजी और ओसेसियस दोनों राजनीतिक विचारक थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेशनल असेंबली जो 17 जून 1789 से 9 जून 1789 तक अस्तित्व में थी, फ्रांस साम्राज्य के एक क्रांतिकारी असेंबली थी जो स्टेट्स के तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई थी। फ्रांस की राजक्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। उस समय वहां सामंतीय व्यवस्था थी। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर और मैंट्यूक्स एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। फ्रांस के राज्य की क्रांति का समय फ्रांस की मुद्रा लिरुए थी। 24 का डिस्कशन है कि वानों को रखने का साधन वाकांश के लिए शब्द है तुनीर, ठीक है, तुनीर। शासन की ओर से निर्धरता किसानों को उत्पादन कार्यों के लिए दिया जाने वाला ऋण तकाबी है और तैरने का इच्छुक है त्रिशुक, ठीक है। हिंदी का प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। 25 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, दिए गए वाक्य में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर सेड टू मी या टोल्ड मी में बदलेगा, ठीक है। इसको देख लीजिए, इंग्लिश का प्रश्न है। 26 का डिस्कशन है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका कला क्षेत्र से संबंधित है। भूपेन हजारिका गायन एवं संगीतकार होने के साथ ही एक कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति तथा संगीत के अच्छे जानकार थे। इनका निधन 5 नवंबर 2011 को हुआ था। इन्हें दक्षिण एशियाई के सबसे नामचीन सांस्कृतिक कर्मियों में से एक माना जाता है। वर्ष 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गायक एवं संगीतकार भूपेन हजारिका तथा समाज सेवी नानाजी देशमुख को दिया गया। राजनीतिज्ञ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और राजनीतिक और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी एवं पूर्व प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक एस स्वामीनाथन को भारत रत्न 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न सी राजगोपालाचारी को और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन को दिया गया था। और वर्ष 2024 में 5 व्यक्तित्व लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 27 का डिस्कशन देखते हैं कि सुक्रोज अनपचायी शर्करा है। डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइड को अपचायन समूह अर्थात एल्डिहाइड या केटोनिक समूह बंधित होते हैं तो ये गैर अपचायक शर्करा होते हैं, जैसे सुक्रोज। वह शर्करा जिसमें कार्यात्मक समूह मुक्त होते हैं उन्हें अपचायक शर्करा कहा जाता है, जैसे माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। वह सुक्रोज जिसमें यह कार्यात्मक समूह व्यक्त होते हैं उन्हें अपचायक शर्करा कहा जाता है, जैसे माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज समान डाइसैकेराइड में से एक ग्लूकोज है जो जल्पघटन डी ग्लूकोज और डी माइनस फ्रुक्टोज का एक समान मिश्रण देता है। ये दोनों मोनोसैकेराइड अल्फा डी ग्लूकोज के CN और बी डी फ्रुक्टोज के C2 के बीच का ग्लाइकोसाइड बंधन द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अपचायी समूह और ग्लाइकोसाइडिन बंधन निर्माण में शामिल होते हैं। सुक्रोज एक अपचायक शर्करा है।
28 का डिस्कशन है कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मिलता है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रालय का प्रधान होता है। वह सभी मंत्रालय पर निगरानी एवं सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है। अतः राज्य के नीति निर्माता के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है। अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री भारत का नागरिक राज्य विधायिका का सदस्य तथा 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 162 में राज्य के कार्यपालिका शक्ति विस्तार उल्लेख है। अनुच्छेद 168 में राज्यों का विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद का उत्साधन या सर्जन का उल्लेख है। 29 का डिस्कशन है कि आत्म पाचन के पश्चात अवशेषित वसा का वहन लसिका के द्वारा किया जाता है। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। रक्त के कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। लसिका में समान रूप से लिम्फोसाइट तैरते हैं। रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन होते हैं, जबकि CO2 एवं अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट रोगाणुओं जैसे जीवाणु का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर संक्रमण से हमारी सुरक्षा करते हैं। यह पोषक पदार्थों का परिवहन तथा शरीर के असंक्रमण तंत्र का निर्माण करता है। छोटी आंत में वसा पूरी तरह से पच जाता है क्योंकि यह पित्ताशय की थैली के माध्यम से यकृत से पित्त प्राप्त करता है, जो वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। नियमित वसा और तेलों के पाचन के लिए पित्त अम्लों के साथ साथ लाइपेज की आवश्यकता होती है। 30 का डिस्कशन है कि फिटकिरी गंदे पानी में स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकिरी या एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग आमतौर पर जल उपचार में स्कंदन के रूप में किया जाता है। फिटकिरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमेट सल्फेट तथा रासायनिक सूत्र K2SO4 × Al2 SO4 के होल थ्राइस × 24 H2O होता है। स्कंदन का उपयोग अशुद्धि के आकार को बड़ा करने हेतु किया जाता है ताकि वे अवसादन टैंक में नीचे बैठ जाए। ठीक है, 31 नंबर का इसी में है कि फिटकिरी पानी में मौजूद रोग जनकों को मारने में भी प्रभावी होता है। इस प्रक्रिया को कीटाणु शोधन के रूप में जाना जाता है। जब फिटकिरी पानी में मिलाया जाता है तो यह पानी में मौजूद क्षारीयता के साथ प्रतिक्रिया करती है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के चिपचिपा पतला गाद बनाता है, जो इसकी सतह पर पानी में महीन लंबित अशुद्धि को आकर्षित करता है और निम्न अवसादों प्रक्रिया में आसानी से स्थिर हो जाता है। फिटकिरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन उर्न तथा अवसादन के द्वारा होता है। 31 का डिस्कशन है कि सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तक तथा वेबसाइट द्वितीय समकों के स्रोत हैं। द्वितीयक संकलन के प्रमुख 2 स्रोत हैं। पहला है प्रकाशीय एवं दूसरा है अप्रकाशित। पहला है प्रकाशित स्रोत। सरकारी रिपोर्ट आयोग एवं समिति के रिपोर्ट, अर्ध सरकारी प्रकाशन, शोधकर्ताओं एवं अनुसंधान संस्थाओं के रिपोर्ट, समाचार पत्र एवं पत्रिका, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, व्यावसायिक संस्थानों के प्रकाशन तथा वेबसाइट है। दूसरा है कि अप्रकाशित स्रोत, सरकार, संस्थाएं, संगठन या व्यक्तियों द्वारा कुछ सामग्री संग्रहित की जाती है परंतु इसका प्रकाशन नहीं हो पाता है। इसी में है कि प्राथमिक समक वे समक है जो कोई व्यक्ति या संस्था एवं एकत्र करता है अपने शोध प्रयासों से प्राप्त हेतु डेटा है। 32 का डिस्कशन है कि प्राचीन मगध साम्राज्य के प्रथम राजधानी राजगृह था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह को राजगृह या गृह के नाम से भी जाना जाता है। उदय ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्रा से वैशाली स्थानांतरित किया था। काल अशोक ने मगध की राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्रा स्थानांतरित किया है। ठीक है,
33 का डिस्कशन है कि कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलती है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है। हैजा विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। प्रोटोवा जनित प्रमुख रोग है। पहला है कालाजार मलेरिया पेचिस। 34 का डिस्कशन है कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 ग्रेट नोएडा में आयोजित की गई थी। मोटो जीपी रेस बाइक रेसिंग चैंपियन है। इसका आयोजन देश में पहली बार सितंबर 2023 में किया गया। 35 का डिस्कशन है कि वायु में ध्वनि तरंगे केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है क्योंकि माध्यम के कण जिसके माध्यम से ध्वनि को कंपन दिशा में समांतर ले जाता है, जिसे ध्वनि तरंग चलती है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग के चरण, ठीक है, संपीड़न फिर विरल संपीड़न विरल, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग। ध्वनि एक कंपन है जो एक ठोस माध्यम से एक यांत्रिक तरंग के रूप में गमन करता है। यांत्रिक तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला है अनुदैर्घ्य तरंगे। वायु में ध्वनि तरंगे भूकंप की प्राथमिक तरंगे, सुनामी तरंगे, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, स्प्रिंग में कंपन, गैस में उतार चढ़ाव। दूसरा है अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक तार पर तरंगे, समुद्र की लहरें, पानी की सतह पर तरंगे, भूकंप की द्वितीय तरंगे। और ध्वनि को इस आवृत्ति ध्वनि इसकी आवृत्ति तरंग दैर्घ्य और आयाम द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर का डिस्कशन। सबसे पहला 36 नंबर का डिस्कशन है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर माया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का निर्णय लिया गया है। इस एडवांस पॉइंट डिटेक्शन और सुरक्षा के लिए आंतरिक सुरक्षा की सुविधाएं हैं। इसका उद्योग साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना है। 37 का डिस्कशन है कि 2011 में भारत में दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश में लिंगा अनुपात न्यूनतम रहा था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगा अनुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वाधिक पुदुचेरी सर्वाधिक में है कि पुदुचेरी 1037, लक्षद्वीप 946 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 876। ठीक है, और न्यूनतम है लिंगानुपात दमन एंड दीव 618, दादर नगर हवेली 774, चंडीगढ़ 818। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगा अनुपात वाले राज्य, ठीक है, केरल हो जाता है 1084, तमिलनाडु 996 और आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992 और न्यूनतम हो जाता है हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम हो जाता है 890 और पंजाब हो जाता है 895। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, जो पुरुष 1000 की तुलना में महिलाओं की संख्या को बताता है। 38 का डिस्कशन है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर में आयोजित किया गया था। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों संघ का लघु रूप है। इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुआ। वर्तमान में इसके कुल 11 देश हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। 39 का डिस्कशन है कि विधानसभा का अधिकतम संख्या 500 निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान है, जिसके तहत कुछ राज्यों को विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है।
वर्तमान में नागालैंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 है। अरुणाचल प्रदेश में 60, मिजोरम में 40, गोवा में 40, सिक्किम में 32 और पुदुचेरी में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा एवं लोकसभा की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन न के प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या संबंधित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 213 तक राज्य विधानमंडल और उनके कार्य, शक्ति आदि का प्रावधान किया गया है। 40 नंबर का डिस्कशन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के 2 के तहत मंत्रियों की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन के शासन व्यवस्था से प्रभावित है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, इसलिए उसे सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होते हैं। अनुच्छेद 74 के 1 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणी होती है। पहला है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। अब 41 का डिस्कशन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय एनएनपी नीचे है एमपी के बराबर होता है, नीचे एनएनपी एमपी के बराबर होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से कुल ह्रास की मात्रा को घटाकर प्राप्त किया जाता है। एनएनपीएफसी बराबर होता है एनएनपीएमपी माइनस निव्वल अप्रत्यक्ष कर। आगे है कि एनएनपीएफसी बराबर जीएनपी नीचे है एफसी माइनस मूल्यह्रास है। और आगे है एनएनपीईसी बराबर एनडीपीएफसी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय 1 वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य से है, जिसमें मूल्य ह्रास शामिल होता है। 42 का डिस्कशन है कि संघ की कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक शामिल नहीं है। ठीक है। संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महामंत्री से होता है। सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक से संबंधित है। यह लोकवित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षक तथा लेखा विभाग का प्रधान होता है। इसका नियंत्रण केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर पाया जाता है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकार की संज्ञा दी है। 43 का डिस्कशन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने SARS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे सार मोबाइल ऐप। ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बनाए उत्पादों की बिक्री हेतु इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। 44 का डिस्कशन है कि रुद्राक्ष पाटिल का संबंध निशानेबाजी खेल से है। रुद्राक्ष बालासेव पाटिल ने अक्टूबर 2022 में काहिरा में आयोजित विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। सर्वजोत सिंह ने जर्मनी म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता था। और
मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2024 में दिव्यांग सिंह पवार ने स्वर्ण पदक जीते हैं। 45 का डिस्कशन है कि कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। सियाचिन विश्व में सबसे ऊंचे बैटलफील्ड है। राजस्थान के रहने वाली कैप्टन शिवा सिंह चौहान सैंपर ऑफिसर हैं और भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रतीक रजक बनी। और कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। 46 नंबर है, 46 मैथ का है, इसको देख लीजिए। ठीक है। 47 नंबर का डिस्कशन है कि एड्रेनालिन को इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनालिन मेडुला अधिवृक्क ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है जो मुक्त शरीर के तनाव अनुक्रिया प्रबंधन से संबंधित होता है। मेडुला से स्रावित प्रमुख हार्मोन निम्न है। पहला है एड्रेनालिन एवं दूसरा है नोरएड्रेनालिन। एड्रेनालिन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इनका संबंध शरीर के उत्तेजना से होता है तथा इसे मेडुला में उत्पन्न एवं संचित रहती है। किसी आघात खतरे से उत्पन्न अत्यधिक तनाव के समय मस्तिष्क एड्रेनल ग्रंथि को हार्मोन स्रावन हेतु सिग्नल भेजता है। अन्य क्रियाओं के साथ साथ ये हार्मोन पाचन को धीमा, जागरूकता में वृद्धि तथा रक्त प्रवाह को मस्तिष्क एवं मांसपेशियों की ओर मोड़ देते हैं। यह रक्तचाप तथा हृदय गति दर को भी बढ़ा देता है। एड्रेनलिन के स्रावन का नियमन पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं अपितु स्वतः तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। इसका लरो या उरो हार्मोन भी कहते हैं। रक्तचाप कम होने पर रोगी को एड्रेनलिन दिए जाने पर उसे आराम मिलता है। 48 का डिस्कशन है कि समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्रीय जामनगर गुजरात में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान जामनगर जिले में कच्छ की खाड़ी के भारत के एकमात्र समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित है। यह परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी का हिस्सा है। राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र से समुद्री जैव विविधता के संरक्षण का लक्ष्य है जो भारत के तट के आसपास स्थित है ताकि तट पर बेहतर समुद्री जैव विविधता हो सके। यह केंद्र गुजरात इकोलॉजी कमीशन के द्वारा राज्य में प्रतिबंधित होने के लिए सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट के माध्यम से विश्व बैंक सहायता के साथ मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए एक एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है। इस आगे है 49 नंबर का डिस्कशन कि 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में सबसे गरीब 1 करोड़ परिवारों को चिन्हित किया गया था। इन चिन्हित परिवारों को प्रारंभ में 2 प्रति वर्ग किलो की दर से गेहूं तथा 3 प्रति वर्ग किलो के दर से चावल प्रति माह 25 किलोग्राम अनाज के रूप में दिया जाता था, जिसे 1 अप्रैल 2002 से 35 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया और 2000 से 2001 में अन्नपूर्णा योजना तथा 1995 में मध्याह्न योजना शुरू किया गया। 50 का डिस्कशन है कि भारतीय संविधान के भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। भारतीय संविधान में 22 भागों में से जो मूल रूप से इसके गठन के दौरान अस्तित्व में थे, केवल एक भाग जिसे हटा दिया गया वह भाग 7 है। ठीक है।
स्वतंत्रता के समय संविधान के निर्माण के दौरान भारत में चार प्रकार के राज्य ABCD शामिल थे। भाग बी के राज्य पूर्ण विदेशी रियासतें के समूह थे, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राज संघ, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से सभी राज्यों को भाषाई के आधार पर पुनर्गठन किया गया। जो सातवां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 50 का डिस्कशन है कि प्रक्षेप, जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं की सही दर्शाता जाता है, दिंग सिंह प्रक्षेप कहते हैं। ये प्रक्षेप नौ परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसे समतलनाली प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। दिंग सिंह प्रक्षेप पर अंकित मानचित्र की दिशाएं शुद्ध होती है। इस मानचित्र के केंद्र बिंदु से चारों ओर की दिशाएं उसी प्रकार होती है जैसे पृथ्वी पर। यथाकृति प्रक्षेप को अनुरूप या वास्तविक आकार मानचित्र प्रक्षेप के रूप में भी जाना जाता है। होमोलोग्राफी प्रक्षेप समानतः यह एक प्रकार के समान क्षेत्र मानचित्र प्रक्षेप को संदर्भित करता है। ये प्रक्षेप क्षेत्र के आधार को विकृत करते हैं, लेकिन क्षेत्रों को सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। लंबे कोणीय प्रक्षेप कंप्यूटर ग्राफिक में अधिक समान प्रक्षेप हैं। ठीक है। 52 नंबर का भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। ठीक है। चांगला दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। यह दर्रा भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है। यह 5360 मीटर की ऊंचाई पर काराकोरम की लद्दाख पर्वतमाला नामक उप श्रेणी में लेह से पैंगोत्स झील के मार्ग पर स्थित है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा का निर्धारण तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच शिमला कन्वेंशन अक्टूबर 1913 से जुलाई 1914 के द्वारा अस्तित्व में आया। यह सीमाकान रेखा लद्दाख से होकर गुजरती है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अब हम लोग 53 नंबर का डिस्कशन देखते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति MPC बराबर 0.8। ठीक है। गुणांक के बराबर 1/1 यह है 1/1 - MPC। ठीक है, इसको घटा दिया गया 5। सीमांत उपभोक्ता की प्रवृत्ति 0 से 1 के बीच होती है। अर्थशास्त्र में सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति वह मापक है जो प्रेरित उपभोग को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है। यह कुल आय में परिवर्तन और खपत व्यय में परिवर्तन के अनुपात को संदर्भित करता है। ठीक है। 54 नंबर चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्कशन है। 55 नंबर का डिस्कशन है कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। अल हिलाल एक साप्ताहिक हिंदू समाचार पत्र था। यह पत्र भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना और बढ़ते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए भारतीय मुसलमानों को प्रोत्साहन देने के लिए उल्लेखनीय था। यह समाचार पत्र वर्ष 1912 से 1914 तक चला। जब इसे प्रेस अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया था तो अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, बंद कर दिया गया था। ठीक है। 56 नंबर का देख लीजिए। 56 नंबर हो गया। 57 नंबर का है कि बहुत ठंडे मौसम में एसेन सफ़ेद एसेन से स्लेटी एसेन में बदलने के कारण जो
अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय है, पाउडर में बदल जाता है। कम तापमान पर टीन भंगुर होता है और 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप धीरे धीरे पाउडर के रूप में बदल जाता है। टीन सबसे अधिक ध्वनिकाय धातु है। टीन को लैटिन नाम में अस्टेनम भी कहा जाता है। इसका परमाणु संख्या 50 तथा ये आवर्त सारणी के समूह 14 से संबंधित है। टीन के 3 अपरूप ग्रे टीन, सफ़ेद टीन और रोम्बिक है। इसका उपयोग टीन प्लेटिंग, कैटिंग और पॉलिशिंग में किया जाता है, क्योंकि इसमें संक्षारण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है। 58 का डिस्कशन है कि नॉर्वे शतरंज क्यूज टूर्नामेंट में डी गुकेश भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया। ठीक है, नॉर्वे शतरंज क्यूब टूर्नामेंट में 97 चालों में डी गुकेश ने कार्लसन को पराजित किया था। नॉर्वे ग्रैंड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब यूएस के हिराकू नाकामुरा ने हम वतन फाबियानो करुआना को हराकर जीता। इस टूर्नामेंट को भारत की युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश तीसरे स्थान पर रहे। तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 59 का डिस्कशन है कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति का नियम किसी वस्तु के कीमत और उसकी आपूर्ति के बीच संबंध बताता है। इस नियम के अनुसार अन्य बातें समान होने पर आपूर्ति की गई वस्तु की मात्रा सीधे इसके कीमत के साथ बदलती रहती है। मांग और आपूर्ति के नियम का प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने किया। मार्शल ने उपभोक्ता अधिशेष सिद्धांत दिया। मार्शल ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत दिया। मार्शल ने पूंजी का सिद्धांत भी दिया। 60 का डिस्कशन देखते हैं कि किसी खेत में क्रमवार नियोजन कार्यक्रम कृषि खेत में क्रमवार नियोजन कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र या संवर्तन मृदा प्रबंधन महत्वपूर्ण भाग है। यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों को क्रमवार आवर्तन इस प्रकार किया जाता है जिससे एक फसल के कारण मृदा में होने वाले पोषक तत्वों की कमी तथा इसके फलस्वरूप उर्वरता की संभावित कमी की क्षतिपूर्ति की जा सके। फसल उत्पादन के साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहलाता है। कुल बुआई बोई गई कृषि भूभाग की यदि 20% या उससे अधिक भूभाग पर चारा फसल बोई जाती है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। किसी निश्चित कृषि भूमि पर एक समय में एक ही फसल उगाना एकल फसल कहलाता है। अंतरा फसलीकरण के तहत 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाया जाता है, जिससे कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उसके एकांतर दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाया जाता है। 61 का डिस्कशन है कि रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। भारतीय मुद्रा का नाम भारतीय रुपया है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। नुगल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रांसिस ए वाकर और हटल्ज विदर्भ के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है जिसके जरिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी या बेची जाती है। मुद्रा को सर्वप्रथम गुण उसका तरलता होता है। मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का साधन होना है और मुद्रा मूल्य का मापक होता है। 82 का डिस्कशन है कि कच्चा माल कार्यशील पूंजी के सम्मिलित किया जाता है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं व्यवस्था की प्रकृति पर निर्भर करती है। विनिर्माण व्यवसाय के मामले में कच्चे माल को तैयार
माले में बदलने में अधिक समय लगता है। कार्यशील पूंजी लंबे समय तक कच्चे माल, अर्ध तैयार माल और तैयार माल के स्टॉक में निवेश करती है। पूंजी को दो भागों में बांटा जाता है, पहला है चल पूंजी और दूसरा है अचल पूंजी। 63 का डिस्कशन है कि बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12 और 2019 से 20 में विशुद्ध राज घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर 13.5 है। 2019 से 20 में मौजूदा कीमतों पर बिहार का शुद्ध राज घरेलू उत्पाद NSDP 6,11,804 करोड़ रुपए था। बिहार का 2021 से 22 में सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य 6,75,448 करोड़ रुपया था और 2011 से 12 के स्थिर मूल्य पर 4,28,065 करोड़ रुपया था और 2021 से 22 में राज्य का निवल राज घरेलू उत्पाद वर्तमान पर 6,14,431 करोड़ रुपया है और 2011 से 12 में स्थिर मूल्य पर 3,82,274 करोड़ रुपया था। ठीक है, इसको देख लीजिए। और 2022 से 23 में वृद्धि दर 10.64% रही और बिहार के बजट 2024-25 में राज्य की विकास दर का 13.69% रहने का अनुमान है। अब हम लोग देखते हैं 64 का डिस्कशन है कि कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध काल में वत्स के शासन उदयन थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र के अनुसार महाजन पदों की कुल संख्या का 16 थी। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। 16 महाजनपद में असमक की एक ऐसी जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल में गणतात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्र व्यवस्था थी। महाजनपद में 6 महानगर चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत की सूचना मिलती है। इस काल में मगध ने अन्य महाजनपद के जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया। 65 का डिस्कशन है कि सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह है कुल, किनारा और कुल अंश। प्रवाची शब्द समान अर्थ को बताने वाला शब्द हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए। हिंदी का प्रश्न है। ठीक है, 2 से 4 गो हिंदी पूछेगा, 2 से 4 इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद मैथ। इसको देख लेते हैं। प्रवाची शब्द कुल का हो जाता है किनारा। ठीक है, कुल का हो जाता है किनारा, तट, तीर, कगार और साहिल। कुल का हो जाता है, फिर इधर से कुल है हर्षौ दुर्गो है, जिसको देख लीजिए। कुल का हो जाता है वंश, खानदान, परिवार, घराना और कुटुंब। हवा का हो जाता है अनिल, खमीर, पवन, वायु। अग्नि का हो जाता है अनल, आग, ज्वलन, ज्वाला। और देव का हो जाता है देवता, ईश्वर, विधाता, आदित्य। और भाग का हो जाता है किस्मत, तकदीर, नियति, नसीब, विधि। अज्ञान का हो जाता है विवेक, बोध, परिचय, आत्मज्ञा। और वान का हो जाता है तीर, दीपू, सर, सीली, मुख, आयुग। और तालाब का हो जाता है सर, सरोवर, पोखरा, पुष्कर, ताल। ठीक है, 66 का डिस्कशन देखते हैं कि रूस वेस्ट लियोक की संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। वेस्ट लियोक की संधि रूस की नई वैश्विक सरकार और केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य, बुल्गारिया के बीच 3 मार्च 1918 को हस्ताक्षरित एक अलग शांति संधि थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसी में है कि 28 जून 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ।
28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर जर्मनी ने किया। वर्ष 1815 में वियना की संधि पर ऑस्ट्रेलिया, प्रशिया, रूस और ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। 67 का डिस्कशन है कि विस्थापन के दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर या कम होता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम पथ लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। वह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। इसका एसआई इकाई मीटर है। दूरी एक अदिश राशि है। इसका एसआई इकाई मीटर है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। 68 का डिस्कशन है कि द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है और जो छिद्र बंद हो जाती है, ठीक है, रंध्र को खुलना और बंद होना द्वार कोशिका में स्फीति परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, स्टोमेटा है, इसको देख लीजिए। ठीक है, डायग्राम बनाया हुआ है। प्रत्येक रंध्र में दो सेम के आकार के 2 कोशिकाएं होती है जिन्हें द्वार कोशिका या डंबलाकार होती है। द्वार कोशिका में हरित लवक होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। 69 का डिस्कशन देखते हैं कि उदारीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार गतिविधियों पर लगे रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाती है। उदारीकरण तब होता है जब किसी प्रतिबंधित वस्तुओं या सेवाओं पर से प्रतिबंध हटा दिया जाता है अथवा सरकारी नियमों में ढील दी जाती है। भारत सरकार के 24 जुलाई 1991 में प्रतिबंध हटाते हुए विदेशी निवेशकों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए। किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंध का सरकार द्वारा त्याग निजीकरण कहलाता है। सरकारी कंपनी निजी क्षेत्र की कंपनी में 2 प्रकार के परिवर्तन हो रही है। पहला है सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंध से बाहर होना। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। और आगे है कि वैश्वीकरण व्यापार, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लाभ के लिए विभिन्न देशों और अर्थव्यवस्था को बढ़ता एकीकरण है। और आगे है कि संरक्षणवाद का अर्थ है सरकार की उन कार्यवाहियों एवं नीतियों से है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंध करती है। और आगे है कि ऐसी नीति को प्रायः विदेशी प्रतियोगिताओं से स्थानीय व्यापारों एवं उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन में से अपनाया जाता है। 70 का डिस्कशन है कि कांगड़ा लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाई जाती है। कांगड़ा लघु चित्रकला शैली को पहाड़ी शैली के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा लघु चित्रकला शैली के प्रत्येक तत्व वैष्णव परंपराएं थी। कांगड़ा लघु चित्रकला गुलेर, बैसोली, मंडी, चंबा और बिलासपुर के साथ पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों में से एक है। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जो प्रायः कपड़ा या कागज पर पानी वाले रंगों से बनाए जाते हैं। भोला राम एक भारतीय पहाड़ी चित्रकार थे जिन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की गढ़वाल शाख की उत्पत्ति की थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 71 नंबर का डिस्कशन कि मानव विकास सूचकांक UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 1990 में UNDP ने अपनी पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रोबोट में मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की। यह सूचकांक मानव विकास की एक माप है। यह सूचकांक किसी भी देश के मानव विकास के संदर्भ में 3 मूलभूत आयामों को मापा जाता है। पहला है लंबे एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा है ज्ञान की उपलब्धि, तीसरा है एक अच्छा जीवन स्तर।
वर्ष 2023 में यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देश के बीच 132वें स्थान पर है। यूएनडीपी के एचडीआई रिपोर्ट 2024 में 194 देशों में भारत का स्थान 134वां है। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 में किया गया था। ठीक है, 72 का डिस्कशन देखते हैं कि अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इसकी स्थापना सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा की जाती है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति कहा जाता है। नगर पालिका के विपरीत यह पूर्ण रूप से एक नामांकित निकाय है, अर्थात अध्यक्ष सहित इसके सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इस प्रकार यह न तो एक निर्वाचित निकाय और न ही एक वैधानिक निकाय है। अधिसूचित क्षेत्र समिति निर्माण, रख रखाव, अग्निशमन, जल आपूर्ति आदि कार्य करते हैं। 73 का डिस्कशन है कि सर जॉन शोर बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था और 1790 ईस्वी में कर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसे जमींदारी या मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। 23 मार्च 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर लागू की थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र शामिल थे। वारेन हेस्टिंग ने 5 वर्षीय इजारेदारी प्रथा लागू की और टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को रैयतवारी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था और महलवारी व्यवस्था का जनक हॉट मैकेंजी को माना जाता है। 74 का डिस्कशन है कि प्रश्नानुसार ध्वनि का वेग सबसे तेज स्टील में होता है। ध्वनि तरंगे के संचारण हेतु माध्यम की आवश्यक होती है, परंतु विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, जो मुख्यतः माध्यमों की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, ठीक है। ठोस में, ठीक, इसको देख लीजिए, ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। द्रव में है और गैस में। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि के चाल में परिवर्तन तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन के कारण होता है और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि ऊर्जा एक रूप है जो तरंग रूप में संचारित होते हैं। 75 का डिस्कशन है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्श, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप उल्लेख है। संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है, परंतु प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। ठीक है, 76 नंबर मैथ का है, इसको देख लीजिए। 77 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि विनोबा भावे ने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से प्रारंभ किए और प्रथम सत्याग्रही बने।
व्यक्तिगत व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रहदत्त थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा गांधी जी की थी। 2 चरणों में चलने वाला व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण जनवरी 1941 में शुरू किया गया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। 78 का डिस्कशन है कि बेगूसराय जिला उत्तर पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है। तराई के दक्षिण में नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र प्रारंभ होता है जिसे यहाँ खादर कहते हैं। इस मृदा का विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर तथा चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में जाकर संकीर्ण होती हुई समाप्त होती है। यह मृदा गाढ़े भूरे रंग की यह काली होती है। फसल की दृष्टि से गाढ़े भूरे रंग की कोसी क्षेत्र की मृदा में मुख्यतः धान, जूट तथा गेहूं की खेती की जाती है। इस प्रकार के मिट्टी में बिहार के पश्चिम में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहने पर ईख तथा धान की अच्छी उपज प्राप्त होती है। 79 का डिस्कशन है कि द रिप रिट ऑफ लॉज 1748 में मैंट्यूंग के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मैंट्यूंग को शक्ति के पृथ्वीकरण के जनक माना जाता है। मैंट्यूंग ने शक्ति के विभाजन और संतुलन पर बल दिया। इसके अभाव में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैंट्यूंग ने किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध में बिताए थे। ठीक है, वे कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे, परंतु आम लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति थी। इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा, जिससे लोग स्वतंत्रता और समानता राज्य के दुर्व्यवहार को समाप्त करने हेतु इच्छित हुए। 80 का डिस्कशन है कि भारत सरकार द्वारा संबंधों के स्वयं शासन के विभिन्न आयाम का परीक्षण करने के लिए गठित समिति भूरैया समिति थी। 1994 से 95 में दिलीप सिंह भूरैया की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों की जनजाति के पास स्वशासन की परंपरागत संस्थाएं हैं जो उनकी संस्कृति एवं प्रथाओं के अनुकूल है। ऐसे में उन पर पंचायती राज की आधुनिक व्यवस्था थोपने के बजाय एक ऐसा ढांचा बनाया जाना चाहिए जिसमें उनकी परंपरागत संस्था तथा पंचायती राज के आधुनिक स्वरूप का मिश्रण हो सके। इस आधार पर संसद ने 1996 में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार विधेयक प्रस्तुत किया और 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेशा अधिनियम अस्तित्व में आया। पेशा अधिनियम का विस्तार 8 राज्यों में हुआ तो पांचवी अनुसूची के तहत आते हैं। वर्तमान में इन राज्यों की संख्या 10 हो गए। वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने पंचायती व्यवस्था द्विस्तरीय मॉडल को अपनाने का बात कहा था। वर्ष 1986 में गठित लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया और वर्ष 1983 से 88 में गठित रणजीत सिंह सकरिया केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित अब तक का सबसे महत्वपूर्ण आयोग है। 81 का डिस्कशन है कि उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह है सूचना का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 9 में 6 प्रकार के उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित किया गया है। पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, जैसे कि वस्तु, उत्पाद या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत जैसे भी
मामला हो के बारे में सूचित करने का अधिकार, ताकि उपभोक्ता को अनुसूचित व्यापार प्रथाओं से बचाया जा सके। तीसरा है कि चुनने का अधिकार। चौथा है सुनवाई का अधिकार। पांचवा है निवारण की मांग करने का अधिकार। और छठा है उपभोक्ताओं शिक्षा जागरूकता का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रस्थापित करने हेतु संसद के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया था और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 82 का डिस्कशन है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता पक्षमाभी पेशियों के द्वारा रूपांतरित की जाती है। ठीक है, पक्षमाभी पेशी के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके बीम का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। वृद्धावस्था में पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्लभ होने के कारण जरा दूरदर्शिता दोष हो जाती है। इस दोष का निवारण द्विफोकसीय लेंस का उपयोग करके किया जाता है। इस लेंस का ऊपरी भाग अवतल तथा निचली भाग उत्तल होता है। कॉर्निया के तुरंत पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे परतरिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। कशेरुकी जीवों में दृष्टिपटल आंख के अंदर एक प्रकाश संवेदी उत्तक परत को कहते हैं। 83 का डिस्कशन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 है। 245 राज्यसभा के सदस्यों में से 225 राज्यों का प्रतिनिधि 8 केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इनमें से राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वालों को 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है। अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन का प्रावधान करता है, जिसमें अधिकतम सदस्य की संख्या 552 हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। 84 का डिस्कशन है कि भारतीय राज गोवा जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में तीसरे स्थान पर रहा था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले 4 राज्य हैं। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केरल है 93.91%, मिजोरम है 91.3%, गोवा है 88.7%, त्रिपुरा है 87.2% और न्यूनतम साक्षरता दर में है बिहार हो जाता है 61.8%, अरुणाचल प्रदेश होता है 65.4%, राजस्थान होता है 66.1% और झारखंड हो जाता है 66.4%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले, ठीक है, लक्षद्वीप हो जाते हैं 91.8%, दमन एंड दीव हो जाता है 87.1%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है 86.63% और दिल्ली हो जाता है 86.2% और न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं दादर नगर हवेली 76.2%, पुदुचेरी 85.8% और चंडीगढ़ 86.05%। ठीक है, 7 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो कि किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो वो साक्षरता कहलाते हैं। वे व्यक्ति जो पढ़ तो सकते हैं परंतु लिख नहीं सकते उन्हें साक्षर नहीं कहा जा सकता है। वर्ष 1981 से पूर्व 5 वर्ष या उससे ऊपर की आयु वर्ग को साक्षर माना जाता है।
वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46%। इस प्रकार के पुरुष एवं महिला साक्षरता में लगभग 16.68% का अंतर है। वर्ष 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33% थी, जिसमें पुरुषों की 27.16% और महिलाओं की 8.86% थी। 85 का मैथ का है, ठीक है, इसको देख लीजिए, मैथ का डिस्कशन है। 66 नंबर है कि संतों के कालक्रम अनुसार रामानुजाचार्य, नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास हैं। विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुआ था और उनके जन्म के समय उनका नाम लक्ष्मण रखा गया था। हाल ही में बना स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भारतीय दार्शनिक रामानुज की मूर्ति है, जो हैदराबाद में स्थित है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ था, जिन्होंने गोरैया वैष्णव परंपरा की व्यवस्था की। नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। नामदेव के भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रदर्शित है। तुलसीदास 16वीं शताब्दी के कवि और संत थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और रामचरितमानस अवधी भाषा में एक महाकाव्य कविता है, जो भगवान राम के जीवन का वर्णन करता है। 87 का डिस्कशन है कि नौसेना ने स्वावलंबन 2.0 शुरू किया था। सितंबर 2023 को नई दिल्ली में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय सिंह के द्वारा भारतीय नौसेना स्वावलंबन 2.0 नाम से अपना अद्यतन स्वदेशीकरण रोड मैप जारी करके अब तक क्या हासिल किया गया है और आगे की राह पर अपडेट को प्रदान करने की घोषणा किया था। स्वावलंबन 2.0 को 4 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। स्वावलंबन 2.0 का उद्देश्य रक्षा और नवाचार में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना, भारत को सहयोग, संभावना और साझेदारी में नई प्रौद्योगिकी का विकास करना है। स्वावलंबन की पहली संगोष्ठी 18 से 19 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। स्वावलंबन भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर अटल पेंशन योजना कर दिया गया। 88 का डिस्कशन है कि हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा को लॉन्च किया गया है। हीरो मोटर्स कॉर्प ने अपना मोस्ट अपडेट इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर वीडा लॉन्च किया है। हीरो मोटर कॉर्प एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। 89 नंबर का डिस्कशन है कि अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजउद्दौला के बीच हुआ था। अलीनगर कलकत्ता को सिराजउद्दौला द्वारा दिया गया नाम था। 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुआ और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि पर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजउद्दौला द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजउद्दौला नवाब बन गया, पर उसे कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। अलीवर्दी खां के द्वारा सिराजउद्दौला को सलाह दिया गया था कि किसी भी हालात में अंग्रेजों का दखल बंगाल में नहीं होना चाहिए, इसलिए सिराजउद्दौला भी अंग्रेजों को लेकर सशंकित था। 20 जून 1756 को काल कोठरी के त्रासदी नामक घटना घटी, ठीक है, और इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजउद्दौला ने 20 जून की रात में 1946
146 अंग्रेज व्यक्ति को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 के नवाब बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला और सेना रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर को धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल के नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। बक्सर का युद्ध 22 जून 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। बक्सर का युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। ठीक है, 90 नंबर का डिस्कशन अब हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने फ्लाइंग इट माई वेज की रचना की थी। बीटिंग द फील्ड माई ओन स्टोरी नामक पुस्तक ब्रायन लारा की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फास्ट राहुल द्रविड़ की जीवनी है। नो स्पिन नामक पुस्तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज शेन वार्न की आत्मकथा है। टाइगर वुड एक अमेरिकी गोल्फर खिलाड़ी हैं। 91 का डिस्कशन है कि 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुआ था और जहांगीर के द्वारा 1608 से 1615 के मध्य मेवाड़ में निरंतर सैनिक अभियान कराया गया और 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच मुगल मेवाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए गए। सम्राट जहांगीर को कमान के तहत खुर्रम शाहजहां के नेतृत्व में मेवाड़ के एक सैन्य अभियान था। मेवाड़ की सफलता के बाद खुर्रम के शाह खुर्रम की उपाधि दी गई और जहांगीर के काल में भी अकबर के समान राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बने रहे और राजपूतों को मुगल दरबार में बड़े पद दिए गए। जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा दुर्ग का अभियान किया और शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में 4 महीने किले की घेराबंदी के बाद कांगड़ा की सेना के आत्मसमर्पण किया और दक्कन में जहांगीर ने अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न किया। अकबर के समय खान देश और अहमदनगर राज के कुछ भागों में जीत लिया गया था लेकिन अहमदनगर का राज समाप्त नहीं हुआ। इस समय अहमदनगर का वजीर मलिक अंबर था और 1617 में अहमदनगर राज और मुगल की संधि हो गई। बीजापुर के राजा आदिल शाह ने खुर्रम की मूल्यवान उपहार दिए और बदले में जहांगीर ने उन्हें फर्जंद पुत्र की उपाधि दी। खुर्रम के वापस आने पर उसे शाहजहां की उपाधि दी और 1622 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम के विद्रोह के कारण अहमदनगर पुनः मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो गए और खुर्रम के विद्रोह का दमन करने के लिए जहांगीर ने महाबत खान का अहमदनगर भेज दिया था। 92 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि मंगल पांडे 34वीं पैदल सेना नेवी इन्फेंट्री से संबंधित थे। 29 मार्च 1857 के चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वें रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया। उसने सैन्य अधिकार लेफ्टिनेंट बाऊ एवं मेजर सांजेट ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निवारण के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, जो कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हैरिस था और 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी में तैनात भारतीय सेना चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया।
विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ और सिपाहियों ने अपने अधिकारी पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर कूच किया था। और 11 मई को मेरठ के विद्रोह दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुणे भारत का सम्राट एवं क्रांति का नेता घोषित किया। 93 का डिस्कशन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित किया जाता है और भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। तीसरा है वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 358 तथा अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार पर पड़ने वाला प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। अनुच्छेद 358 के तहत मूल अधिकार का निलंबन स्वतः होता है, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति अधिसूचना में से होता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट एंग्री क्षेत्र पर हमला करने के कारण पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। 1971 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। जून 1975 से 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। 94 नंबर प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं कि लौह अयस्क के लिए बैलाडीला खान प्रसिद्ध है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी श्रृंखला है जो बैलाडीला में पाए जाने वाला उच्च श्रेणी का हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। भारत के महत्वपूर्ण खदानें केंद्र गुरुमाहिसानी और सुलायपत और बादाम पहाड़ मयूरभंज, ठीक है, किरूबुर के धुझार, ठीक है, तथा बुनई सुंदरगढ़ है। झारखंड की ऐसी ही पहाड़ श्रृंखला में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदान है तथा अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र इनके आसपास ही स्थित है। यहाँ नोआ मंडी और गुआ जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह पट्टी और आगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग दंतेवाड़ा और बैलाडीला तक विस्तृत है। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप और बेल्लारी जिले के सुंदर होसपेट क्षेत्र में तथा चिकमंगलुरु जिले की बाबा बुदन की पहाड़ी और केंद्रामुख तथा शिवमोगा चित्रदुर्ग और तुमकुरु जिले के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर भंडारा और रत्नगिरी जिले तेलंगाना के करीमनगर और वारंग जिले आंध्र प्रदेश के कुन्नर कडप्पा तथा अनंतपुर जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी लौह अयस्क खनन के लिए अन्य प्रदेश हैं। 95 का डिस्कशन देखते हैं कि प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी से संबंधित है। इंद्र कुमार गुजराल सरकार ने 25 पनडुब्बियों नेवी को देने का फैसला किया था। इसके लिए प्रोजेक्ट 75 बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत पनडुब्बी को बनाने के लिए 30 साल की योजना बनाई गई और 2005 में भारत और फ्रांस को 6 स्कॉर्पियन डिजाइन की पनडुब्बी बनाने के लिए 3.75 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स पर दस्तखत किए और कलवरी क्लास की पहली सबमरीन 2017 में नेवी को मिली थी। नौसेना समूह में
प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर के तहत मांझौगांव डाक्स द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी क्रमशः INS कलवरी, INS खंडेरी, INS बगरी, INS कुरंज, INS बेला, NI वागसीर का निर्माण किया गया। 96 का डिस्कशन है कि कांस्य पदक Cu प्लस Sn का मिश्रण है। कांस्य तांबे, जास्ता, टीन और बहुत कम मात्रा में चांदी से बने होते हैं। पीतल तांबा और जास्ता का मिश्रण है। इस्पात लोहा और कार्बन का मिश्रण है। कांसा मुख्यतः कॉपर 90%, टीन 10% का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग सिक्के, घंटी, बर्तन बनाने में किया जाता है। कॉपर 60%, जिंक 20%, निकेल 20% का मिश्रण जर्मन सिल्वर का बनाया जाता है। रोल गोल्ड कॉपर 90% और AI 10% मिलाकर बनाया जाता है, जिसका उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। 97 का डिस्कशन है कि बिहार के कुर्सेला शहर में कोसी नदी गंगा में मिलती है। कुर्सेला भारत के बिहार राज्य के कटिहार जिले में स्थित एक नगर है, जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 गुजरती है। कोसी नदी में आने वाले बाढ़ बिहार में तबाही का कारण कोसी नदी को बिहार का शोक माना जाता है। कोसी नदी का प्राचीन नाम कौशकी है। इसे सप्त कोसी नाम से जाना जाता है। कोसी नदी नेपाल के हनुमान नगर के पास से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा बिहार की प्रमुख नदी है, जो चौसा से राज्य में प्रवेश करती है और भोजपुर एवं सारण जिले की सीमा बनाती है। घाघर सरयू नदी गोपालगंज से बिहार में प्रवेश करती है एवं छपरा में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। और सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और मन्नेर में गंगा से मिल जाती है। और पुनपुन नदी पलामू जिले से निकलती है और फतुआ के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश बिहार सीमा बनाती हुई चौसा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। 98 का डिस्कशन देखते हैं कि उपकरण और निवेश संबंधित संस्था को RBI विनियमन नहीं करता है, ठीक है। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक RBI शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती है। RBI देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। RBI द्वारा केंद्रीय बैंक नियमन और नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला है करेंसी नोट का निर्गमन, दूसरा है सरकारी बैंकर का काम, तीसरा है बैंकों के बैंक का काम, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना और साख नियंत्रित करना, आंकड़ों का संग्रह और प्रकाशन। विकास संबंधित एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न है। पहला है मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधक नियंत्रण, दूसरा है बचतों को बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, तीसरा है लोगों में बैंकिंग के आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत RBI करेंसी नोट जारी करता है और सरकार अर्थोपाय ऋण RBI से लेती है। 99 का डिस्कशन है कि केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिशनपुर जिले में स्थित उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इस प्रथम नेशनल पार्क को 1936 में लुप्त प्रायः बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामसर शहर के पास स्थित और बाद में 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नाम पर रखा गया। और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। देश में सबसे ज़्यादा बाघ 785 मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 2022 के जनगणना के अनुसार। 100 का डिस्कशन है कि पश्चिम घाट में प्रचलित केंद्रामुख पर्वत शिखर है।
केंद्रामुख कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री को ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी सह्याद्री मुख्यतः आर्कियन शैलों से निर्मित है। और उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुबाई 1646 मीटर है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर केंद्रामुख 1892 मीटर है। और दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर पुष्पगिरी है। दोड्डा बेट्टा 2637 मीटर दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी 2695 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। ठीक है, जाकर सेट